हेलो एवरीवन। वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 7 मई 2023 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहली न्यूज़ जो यहाँ पर दैनिक जागरण द्वारा प्रमुखता से प्रकाशित की गई है उसको हम देखते हैं कि खालिस्तान समर्थक आतंकी पंजवड़ की हत्या। अब ये पंजवड़ कौन थे? पंजवड़ जो भिंडेर वाला हत्याकांड हुआ था उनके ये प्रमुख समर्थक थे और ये खालिस्तान समर्थक थे, यानी कि ये एक खालिस्तान राष्ट्र बनाना चाहते थे भारत से अलग होकर। आतंकवादी गतिविधियों में भी ये लिप्त थे। इन्होंने जो संगठन बनाया खालिस्तान कमांडो फोर्स यानी कि KCF, उसका मुख्य जो मोटिव था वो ये था कि बैंकों को लूटा जाए, आतंकवादी गतिविधियां की जाएं, भारत को क्षति पहुंचाई जाए। ये सब इनकी प्रमुख गतिविधियां थीं। और ये 1992 से पाकिस्तान में जाकर रह रहे थे, नाम बदल कर रह रहे थे। और जो इंडिया की मोस्ट वांटेड सूची थी उसमें ये 8वें नंबर पर थे। तो अब न्यूज़ देख लेते हैं कि खालिस्तान कमांडो फोर्स के जो संस्थापक कह सकते हैं आप, प्रमुख और कुख्यात आतंकी परमजीत सिंह पंजवड़ की पाकिस्तान के लाहौर में हत्या कर दी गई है। मोटरसाइकिल सवार दो अज्ञात हमलावर आए थे और 63 वर्षीय पंजवड़ को शनिवार सुबह उस समय गोली मार दी गई जब ये अपनी सोसाइटी में मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। पाकिस्तान के द्वारा इनकी सुरक्षा के लिए जो दो गार्ड मिले हुए थे उन्होंने भी जवाबी फायरिंग की जिसमें एक हमलावर मारा गया। पंजवड़ वर्ष 2020 में भारत सरकार की ओर से जारी जो मोस्ट वांटेड सूची थी उसमें 8वें नंबर पर थे। तरन तारन जिले के पंजवड़ गांव के परमजीत सिंह के खिलाफ पंजाब के 3 जिलों के 9 थानों में हत्या, लूटपाट, रंगदारी, अपहरण के अलावा पुलिस अधिकारियों की गाड़ियों पर बम फेंकने और रॉकेट लॉन्चरों से हमले में शामिल होने के कई मामले दर्ज किए गए थे। 1992 में वो पाकिस्तान चला गया था और मनवीर सिंह चेहरू ने 1986 में खालिस्तान कमांडो फोर्स की स्थापना की थी। इसका मकसद बैंक डकैती, अपहरण व फिरौती के जरिए हथियारों से धन लूटना था। 1986 में मनवीर के मारे जाने के बाद पंजवड़ का चचेरा भाई लाभ सिंह इसका चीफ बना। 1990 में उसके मारे जाने के बाद पंजवड़ ने खुद को KCF का चीफ घोषित कर दिया। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। मणिपुर की हिंसा में अब तक 54 लोगों की जान गई है। मणिपुर में हुई जातीय हिंसा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 54 हो गई है। इम्फाल घाटी में शनिवार को जनजीवन सामान्य होता नजर तो आया, लेकिन अभी भी तनाव की स्थिति बनी हुई है। दुकानें और बाजार फिर से खुलने लगे हैं, सड़कों पर कार भी चलती दिख रही है। गैर आधिकारिक सूत्रों के अनुसार हिंसा में बड़ी संख्या में लोग मारे गए हैं, 150 से अधिक इसमें घायल भी हुए हैं। 54 लोग की मृत संख्या बताई जा रही है। इसमें से 1600 जो है वो चूड़चंदपुर जिला अस्पताल के मोर्चरी में रखे हुए हैं, जबकि 1500 इम्फाल पूर्वी जिले के जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान संस्थान में रखे हुए हैं। इम्फाल पश्चिम जिले के लामफेल में क्षेत्रीय चिकित्सा आयुर्विज्ञान संस्थान ने 23 लोगों के मारे जाने की सूचना दी है। शुक्रवार को जिन इलाकों में उग्रवादी समूहों की और सुरक्षा बलों के बीच झड़प हुई थी वहां सड़कों पर बैरिकेडिंग लगाकर घेराबंदी कर दी गई है। राज्य से बाहर निकलने के प्रयास में इम्फाल हवाई अड्डे पर छात्रों समेत बड़ी संख्या में लोग एकत्रित देखे गए। ANI के अनुसार मणिपुर के मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह ने हिंसा से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक की है। कांग्रेस, माकपा, आम आदमी पार्टी, शिवसेना समेत अन्य दलों ने बैठक में भाग लिया। सेना, असम राइफल्स और वायुसेना के जवान पिछले 48 घंटों में कानून व्यवस्था की स्थिति सुधारने का निरंतर प्रयास भी इसमें कर रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। सैन्य अभियान तेज कर आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दें, राजनाथ सिंह। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में 5 पैरा कमांडरों के बलिदान होने के अगले ही दिन यानी कि शनिवार को राजौरी पहुंचे हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकियों के खिलाफ सैन्य अभियान तेज करने और दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने के निर्देश दिए हैं। सैन्य मुख्यालय में वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के साथ जम्मू कश्मीर के आंतरिक और बाहरी सुरक्षा परिदृश्य पर चर्चा के दौरान उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों के बीच व्यापक समन्वय पर जोर दिया है। कहा है कि इस समय हर स्तर पर चौकसी और सावधानी जरूरी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में स्थायी शांति बहाली की प्रक्रिया को ठेस पहुंचने के लिए दुश्मनी ताकतें हर संभव षड्यंत्र रच रही हैं। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं।
नेक्स्ट न्यूज़ है, प्रोजेक्ट संजय बनेगा सेना के लिए आंख नाक व कान, युद्ध क्षेत्र की निगरानी बढ़ेगी। आपको पता होगा कि मुख्य पात्र था महाभारत में संजय का, जो कुरुक्षेत्र में जो कुछ भी हो रहा था वो लाइव बताते थे धृतराष्ट्र को। तो वही कुछ अब भारतीय सेना में होने जा रहा है। और इसमें संजय की दृष्टि से जिस तरीके से धृतराष्ट्र देखते थे, उसी संजय की तर्ज पर भारतीय सेना भी प्रोजेक्ट संजय पर बड़ी शिद्दत से कार्य कर रही है। इसके तहत युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली बनाने पर तेजी से काम हो रहा है। इसमें जमीनी स्तर पर ज़्यादा जानकारी जुटाई जा सकेगी। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रोजेक्ट संजय सेना के लिए आंख नाक और कान बनेगा। वर्तमान में बढ़ती चुनौतियों के चलते यह समय की मांग भी है। देखा जाए तो भारतीय सेना आधुनिकीकरण के पथ पर तेजी से अग्रसर है। वैसे भी भारतीय सेना साल 2023 को बदलाव के साल के तौर पर मान रही है। वह ऐसे कई प्रोजेक्ट पर काम भी कर रही है जिसमें सेना कई नई तकनीकों से लैस हो जाएगी। इसमें उसकी मारक क्षमता और बढ़ोतरी होगी। सैन्य सूत्रों के अनुसार प्रोजेक्ट संजय के तहत सेना का बैटल फील्ड सर्विलांस सिस्टम तैयार किया जा रहा है। इसमें बड़ी संख्या में सेंसर को आपस में जोड़ा जाएगा, यानी एकीकरण किया जाएगा, और फील्ड फॉर्मेशन के लिए सर्विलांस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। साथ ही इन्हें आर्टिलरी कॉम्बैट कमांड एंड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सिस्टम से जोड़ा जाएगा। इससे कमांड कर रहे सभी स्तर के कमांडर और अन्य स्टाफ ज़्यादा बेहतर तरीके से सेना का सर्विलांस कर सकेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। उत्तराखंड में अब जनसंख्या नियंत्रण कानून पर किया जा रहा है विचार। देखिए, उत्तराखंड में जो समान नागरिक संहिता व जनसंख्यिकी बदलाव को देखते हुए उठाए जा रहे कदमों के बाद अब प्रदेश सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने पर विचार कर रही है। माना जा रहा है कि प्रदेश में जो समुदाय विशेष की लगातार बढ़ रही जनसंख्या को देखते हुए प्रदेश सरकार इस तरह का कदम उठा सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस तरह के संकेत दिए हैं। सरकार के इस विचार को भाजपा प्रदेश संगठन का समर्थन मिला है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि पार्टी जनसांख्यिकी बदलाव और जनसंख्या नियंत्रण के कानून को जरूरी मानती है और पार्टी शीघ्र ही सरकार से इस विषय पर विचार विमर्श करने के लिए भी बोलेगी। प्रदेश सरकार इस समय प्रदेश के धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक स्वरूप को बरकरार रखने की प्रतिबद्धता पर लगातार कार्य भी कर रही है। इस कड़ी में प्रदेश सरकार जबरन मतांतरण रोकने के लिए सख्त कानून ला चुकी है। इसमें जबरन मतांतरण कराने वालों को 10 वर्ष की सजा और 50,000 रुपये के जुर्माने की व्यवस्था की गई है। समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए सरकार ने एक समिति का भी गठन किया हुआ है। इस समिति को एक बार विस्तार दिया जा चुका है। माना जा रहा है कि समिति 30 जून तक अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। इसमें सभी धर्मों की महिलाओं को पैतृक जो संपत्ति में अधिकार देने पर जोर दिया जा रहा है। इसके लागू होने के बाद सभी धर्म के व्यक्तियों के लिए एक समान कानून हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है, नौसेना ने 36 साल बाद INS मगर को किया सेवा मुक्त। देश के लिए 36 वर्षों तक गौरवमय सेवा प्रदान करने वाले INS मगर को नौसेना की ओर से शनिवार को सेवा मुक्त कर दिया गया। कमांडर हेमंत V सालुखे की कमान में जहाज को यहां नौसेना बेस में आयोजित सूर्यास्त समारोह में सेवा मुक्त किया गया। नौसेना ने कहा है कि दक्षिणी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडर इन चीफ वाइस एडमिरल MA हम्पी होली समारोह के मुख्य अतिथि थे। उन्होंने 2005-06 के दौरान जहाज का संचालन किया था। समारोह के दौरान जहाज की जो रेलवे का लगभग 90% है, यह उल्लेखनीय उपलब्धि है। कुल विद्युतीकरण रूट किलोमीटर में से लगभग 50% अकेले पिछले 5 वर्षों में पूरा किया गया था। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है बिजनेस पेज से, जिसमें बताया गया है कि बाजार के प्रति कम हुआ खुदरा निवेशकों का रुझान। अब ये क्यों कम हुआ है? क्योंकि जो देखिए यहाँ पर बात हो रही है शेयर मार्केट की। शेयर मार्केट में पिछले अप्रैल में 24 लाख डीमैट अकाउंट ओपन हुए थे, जो इस वर्ष सिर्फ 16 लाख रहे हैं। अगर हम बात करें टोटल डीमैट अकाउंट की तो वो 11,61 लाख डीमैट अकाउंट ओपन हुए हैं और इसमें लगातार कमी होती जा रही है। अब ये कारण इसलिए माना जा रहा है कि क्योंकि कोरोना पीरियड में क्या हुआ था कि मार्केट काफ़ी डाउन हुआ था। उसमें हुआ क्या कि
खूब खरीदारी की गई लोगों द्वारा और उन्होंने 15 से 20% प्रॉफिट भी बनाया। उसमें नए निवेशक भी यानी कि नए डीमेट अकाउंट ओपन हुए, उन्होंने निवेश किया और उनको भी लाभ हुआ। लेकिन उसके बाद जब ये मार्केट उठा उस समय भी डीमेट अकाउंट ओपन किए गए, कुछ लोगों ने उसमें भी खरीदारी करी, लेकिन उसका उनको रिटर्न अच्छा नहीं मिला और यहाँ तक कि उनमें से बहुतों को नुकसान भी उठाना पड़ा। तो ये सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है कि उनका मन हटा वहाँ से, उन्होंने फिर संचालन बंद कर दिया अपने डीमेट अकाउंट का, यानी कि वो ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं। तो ये सब बातों को देखते हुए ये अनुमान लगाया गया कि अब जो रुझान है वो निवेशकों का शेयर मार्केट की तरफ कम होता जा रहा है और डीमेट अकाउंट भी कम ओपन किए जा रहे हैं। नेक्स्ट है, महंगाई में कमी लाने के लिए लगातार कर रहे हैं काम। वित्त मंत्री ने बताया कि जो 6% की दर है महंगाई की, उस वो अभी भी ऊपर है हमारे आंकड़ों के हिसाब से, लेकिन उसको निरंतर नीचे लाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। जिस तरीके से कोरोना पीरियड में स्थिति दूसरे देशों के मुकाबले हमारी बेहतर थी, उसी को हम अभी आगे बढ़ा रहे हैं और आने वाले समय में स्थिति को और सुधारा जाएगा। जो महंगाई दर 6% से भी नीचे लाने का लक्ष्य है भारत सरकार का, भारत सरकार यानी कि वित्त मंत्रालय उसमें लगातार जुटा हुआ है और इस आंकड़े को जल्द ही हम क्रॉस करेंगे। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है इंटरनेशनल पेज से कि ब्रिटेन में महाराजा चार्ल्स तृतीय का राज्याभिषेक। ब्रिटेन में शनिवार को महाराजा चार्ल्स तृतीय का पूरी परंपरा और भव्यता से राज्याभिषेक हुआ। 70 साल बाद एक बार फिर निभाई गई इस शाही परंपरा के गवाह देश विदेश से आए 2000 अतिथि बने हैं। करोड़ों लोगों ने टेलीविजन पर समारोह का सीधा प्रसारण देखा। इससे पहले 1953 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का राज्याभिषेक हुआ था। ब्रिटेन के राज परिवार में यह सिलसिला बीते 1000 वर्षों से जारी है। शाही गिरजाघर वेस्टमिंस्टर एबे में आयोजित समारोह में कैंटरबरी के आर्चबिशप ने महाराजा चार्ल्स तृतीय को 360 वर्ष पुराना सेंट एडवर्ड का ठोस सोने का बना मुकुट पहनाया। साथ ही चर्च ऑफ इंग्लैंड की ओर से महाराजा के प्रति पूरी निष्ठा जताई। उपस्थित लोगों से भी महाराजा के प्रति निष्ठा की अपेक्षा। समारोह में गाए जा रहे गॉस्पेल कायर यानी कि ईसाई धर्म का समूह गाना के बीच टावर ऑफ लंदन से महाराजा को तोपों की सलामी भी दी गई। नेक्स्ट है, भारत के खिलाफ दुष्प्रचार हो तो विरोध करें, उपराष्ट्रपति। भारत अपने 3.25 करोड़ मूल वासियों की प्रतिभा और कौशल से गौरवान्वित है। भारतीय मूल के ये लोग पूरे विश्व में भारत के राजदूत हैं जो हर दिन और हर क्षण अपना शानदार प्रभाव छोड़ रहे हैं और भारत भी ऐसे कार्य कर रहा है जिससे विदेश में बसे भारतीयों को गौरव का अनुभव हो। ऐसे में भारत को लगातार दुष्प्रचार और आधारहीन बातों का मतलब नहीं है, उनका विरोध करना चाहिए। यह बात चार्ल्स तृतीय के राज्याभिषेक समारोह में भाग लेने लंदन पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारतीय समुदाय के लोगों के बीच कही है। माना जा रहा है कि धनखड़ ने यह बात कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा बीते मार्च में ब्रिटेन में भारत और भारतीय लोकतंत्र के खिलाफ बोली बातों के जवाब में कही है। IMF ने ऋण शर्तें पूरी करने के पाक के दावे को किया खारिज। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के पटरी पर लौटने के आसार फिर धूमिल हो गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने नकदी संकट में फंसे भारतीय सरकार के दावे को खारिज कर दिया है। सरकार ने कहा है कि IMF के साथ ऋण के लिए समझौते की सभी शर्तें पूरी कर ली गई हैं। IMF ने पाकिस्तान को कुछ शर्तों पर $6 अरब देने के लिए 2019 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। योजना कई बार पटरी से उतरी और अभी तक पूरा भुगतान नहीं हो पाया है। नेक्स्ट न्यूज़ है, बाइडेन ने नीरा टंडन को घरेलू नीति सलाहकार नियुक्त किया है। भारतीय अमेरिकी लोक नीति विशेषज्ञ नीरा टंडन को राष्ट्रपति जो बाइडेन ने घरेलू नीति सलाहकार नियुक्त किया है। वह उनकी घरेलू नीति से संबंधित एजेंडे को लागू करने में सहायता करेंगी। वह अमेरिकी इतिहास में पहली बार ऐसी एशियन अमेरिकन बन गई हैं जो व्हाइट हाउस की 3 प्रमुख नीति समितियों में से एक का नेतृत्व करेंगी। टंडन अमेरिकी प्रशासन में जो बाइडेन की घरेलू नीति सलाहकार सुसान राइस का स्थान लेंगी। बाइडेन ने कहा कि नीरा टंडन को लोक नीति के मामले में 25 वर्षों का अनुभव प्राप्त है। उन्होंने 3 राष्ट्रपति के कार्यकाल का समर्थन किया है। तो ये आज का यानी 7 मई 2023 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।